हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अमर क्रिएशंस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप लोग भी सुने होंगे कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं, उनके दिमाग में घुस जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बातचीत, उसकी चाल ढाल के जरिए वो उस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी सुना कि अगर कोई कुछ देर तक किसी की आंखों में आंख डाल ले तो वो उसकी पूरी शख्सियत को कंट्रोल कर लेता है, जो चाहे करवा सकता है। लोग इसे चमत्कार या जादू कहते हैं, मगर अगर आप भी चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज की कहानी भी एक ऐसे ही शख्स के ऊपर है। अविश्वसनीय है लेकिन हकीकत है, जिसके टैलेंट का पूरा दुनिया दीवाना था। क्या आइंस्टाइन, क्या महात्मा गांधी, क्या स्टर्लिन, सब उसके दीवाने। जब तक वो जिंदा रहा तब तक तो वो मिस्टीरियस था ही। उसके मौत के बाद भी उस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, लेकिन वो क्या था, कैसे था, क्यों था, वो सब आज भी एक मिस्ट्री है। हालांकि वो शख्स खुद अपने ऊपर एक किताब लिखी मरने से पहले, अबाउट माई सेल्फ, और इस किताब के जरिए भी लोग उसे जाने। कई लोग उसे जादूगर कहते हैं, कई लोग उसे साइकिक कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा शख्स जो दूसरों के दिमाग में घुस जाता है और सामने वाले से कुछ भी करवा सकता है। कई लोग कहते हैं कि वो लोगों को भ्रम में डाल देता है, उसकी सोच, उसकी धारणा को बदल देता है। उस शख्स का नाम था वुल्फ मेसिंग। उसका जन्म पोलैंड में हुआ, जो उस वक्त रसिया के कब्जे में था। 1899 में जन्म हुआ एक यहूदी परिवार में। घर वाले चाहते थे कि ये बड़ा होकर रबाई बने। यहूदी में रबाई का मतलब जो धार्मिक ज्ञान देता है, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं। लेकिन उसका दिमाग, ध्यान इन चीजों में था नहीं। पढ़ने लिखने में उतना मन नहीं था। घर के कुछ चीजों से परेशान होके एक दिन वो घर से भाग जाता है। ये बात है 1910 की, जब उसकी उम्र सिर्फ 11 साल था। वो एक बर्लिन के ट्रेन में बैठ जाता है। बर्लिन मतलब जर्मनी का कैपिटल। अब इसके पास ना पैसे ना टिकट, कुछ भी नहीं। टीटी का डर भी है। उसी दौरान उसे टीटी नजर आता है। ये घबरा जाता है और सीट के नीचे छुप जाता है, लेकिन टीटी की नजर पड़ जाती है। टीटी उसको आवाज देता है और टिकट मांगता है। अब वो उस ठंड के मौसम में भी घबरा हुआ, पसीने निकल आए। सीट के नीचे वो बैठा हुआ है। टीटी उसे बार बार टिकट मांग रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। वहीं पे एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसको उसने अपनी मुट्ठी में ली और प्रेयर करने लगा। फिर कुछ देर बाद वो उस कागज के टुकड़े को टीटी को दे दिया। कुछ सेकंड बाद टीटी की आवाज आती है, ये लो वापस अपना टिकट। तुम सीट के नीचे क्यों बैठे हुए हो? जब तुमने टिकट ले रखी है, आओ सीट में बैठो। इतने डरे हुए क्यों हो? वापस वो कागज का टुकड़ा इसके हाथ में आता है और ये देखता है कि वो अब भी एक कागज का टुकड़ा ही था, लेकिन टीटी को वो टिकट नजर आया। उस दिन उसको लगा कि उसके पास कुछ कमाल है। अपने किताब में मेसिंग ने लिखा है कि इस एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसके बाद वो बर्लिन पहुंच गया। फिर सर्कस में काम करने लगा। वहीं पे लोगों के खोए हुए चीज ढूंढ के दिया। उनके भविष्य के बारे में बताना शुरू किया। पॉपुलर होते गया। लोगों को भी लगा कि ये लड़का सब कुछ सही बता रहा है। तभी सेकंड वर्ल्ड वॉर की आहट बहट चल रही थी, शुरू होना था। उसने कहा कि अगर वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर रशिया पे हमला करता है तो हिटलर की मौत हो जाएगी। तब तक उसकी भविष्यवाणी मशहूर हो चुकी थी। हिटलर के कानों तक ये बात पहुंची। वो बड़ा गुस्सा हुआ। हिटलर ने ऐलान किया कि जो भी मेसिंग का सर काट के लाएगा उसे एक बहुत ही बड़ी इनाम मिलेगी। जब ये बात मेसिंग को पता चली तो उसे लगा कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो उसने अब जर्मनी छोड़ना चाहा।
इत्तेफाक से रास्ते में पुलिस की टीम टकरा गई। पुलिस ने उसे देखा और पहचान लिया, क्योंकि वो तब तक बड़ा पॉपुलर हो चुका था। पुलिस ने पूछा कि तुम कौन हो, तो इसने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ। फिर पुलिस ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक यहूदी मैजिशियन हो। इसके बाद एक पुलिस वाला मैसिंग के मुंह में एक मुक्का मारता है। मैसिंग बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है तो पता चला कि वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर है। उसके नाक से खून भी बह रहा था। वो लॉकअप के अंदर था। उसे डर ये भी था कि कहीं ये पुलिस वाले उसकी सर काट के ना ले जाएं, इनाम के लालच में। यहाँ पे फिर उसकी सलाहियत उसके काम आई। होश में आते ही मैसिंग ने पुलिस वालों से कहा कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, इधर लॉकअप के अंदर आओ और बंद हो जाओ। थोड़ी देर बाद सारे पुलिस वाले लॉकअप के अंदर अपने आप को बंद कर चुके थे और मैसिंग आजाद था लॉकअप के बाहर। अब वो रसिया के तरफ निकल पड़ता है और मॉस्को पहुंच जाता है। मॉस्को में फिर वही सर्कस में काम करता है और लोगों की भविष्य बताता है। उसका नाम लगातार बढ़ता जाता है। उस वक्त रसिया में स्टर्लिंग की हुकूमत थी। स्टर्लिंग की सोच दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने के खिलाफ थी। इसीलिए रसिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन स्टर्लिंग को जब मैसिंग के पास्ट के बारे में पता चला तो वो थोड़ा प्रभावित हुआ। एक दिन एक सर्कस का शो चल रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं और मैसिंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन मैसिंग पहली बार स्टर्लिंग के सामने खड़ा था। स्टर्लिंग ने पूछा कि तुम जो ये सब करते हो क्या करते हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो? तो मैसिंग ने बोला कि नहीं, मैं लोगों के सोच पे कंट्रोल करता हूँ और फिर जैसा चाहता हूँ करवाता हूँ। स्टर्लिंग ने जर्मनी के पुलिस स्टेशन और लॉकअप की बात भी सुन रखी थी। स्टर्लिंग ने कहा कि मैं मानूंगा नहीं तुम्हारी बात, तुम्हारा टेस्ट लूंगा। कल दोपहर 2 बजे तक जो हमारा सेंट्रल बैंक है उस बैंक में तुम जाओगे। वहां के क्लर्क से 1 लाख रूबल तुम उसको काबू करके लेके आओगे तो मैं मानूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि तुम फेक हो। 2 लोग गार्ड के तौर पर मैसिंग के साथ भेजे गए। मैसिंग बैंक पहुंचता है। एक ट्रेजरर के पास गया और अपने जेब से एक ब्लैंक पेपर निकालता है और सामने वाले को दे देता है। बैंक के ट्रेजरर ने उस कागज को 5-6 बार गौर से देखा, फिर ड्रॉयर से 1 लाख रूबल निकाल के मैसिंग के हाथ में दे देता है। इसके बाद मैसिंग स्टर्लिंग के पास पहुंचता है और 1 लाख रूबल उसे दे देता है। स्टर्लिंग के गार्ड इस बात के विटनेस थे। जब भेजा गया था तो जो कपड़े थे सबकी तलाशी ली गई थी। ना उसके वहाँ पे कोई अकाउंट थे, ना चेक, ना कोई डिपॉजिट। और गार्ड ने बताया कि उसने मेरे सामने एक ब्लैंक पेपर दिया था। फिर मैसिंग वापस उस बैंक में जाता है और ट्रेजरर से कहता है, ये आप पैसे ले लो और मैंने जो आपको चेक दिया था वो मुझे वापस दे दो। और ट्रेजरर फिर से उस पेपर को निकाल के 4-5 बार देखता है और इस बार उसे प्लेन पेपर नजर आया। वहीं पे वो बेहोश होकर गिर गया। लेकिन स्टर्लिंग को फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैसिंग को एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां पे सैनिकों के पहरे लगा दिए गए। स्टर्लिंग ने मैसिंग को 12:05 का समय दिया। अगर तुम कमरे से बाहर आ गए तो मैं मानूंगा कि तुम कुछ खास हो। और वही हुआ। ठीक 12:05 पर मैसिंग उस कमरे से बाहर आके स्टर्लिंग के सामने खड़ा हो जाता है, जिस कमरे को ताला लगा दिया गया था। स्टर्लिंग को दोबारा धक्का लगता है कि ये क्या चीज है। स्टर्लिंग ने कहा कि मैं प्रभावित तो हूं, लेकिन एक और टेस्ट लेना चाहूंगा। फिर स्टर्लिंग ने तीसरी शर्त उसके सामने रखी। उसने कहा कि कल रात ठीक 12 बजे तुम मेरे सोने के रूम में आओगे जहां मैं सोता हूं। एक्चुअली स्टर्लिंग के जान को बड़ा खतरा था, इसीलिए रात को वो कब किस कमरे में सोए
ये उसके गार्ड को भी पता नहीं होता है। यहाँ तक कि स्टेर्लिंग के वाइफ को भी पता नहीं होता है कि वो आज किस कमरे में सोएगा। स्टेर्लिंग को इस बार पक्का यकीन था कि जिस तरीके की सिक्योरिटी है और कौन सा कमरा, तो यहाँ पे वो आ ही नहीं सकता है। अब ठीक 12 बजे जिस कमरे में स्टेर्लिंग सो रहा था उसके बेड के पास एक टेबल था और उस टेबल के पास अचानक मैसिंग खड़ा हुआ नजर आता है। अब स्टेर्लिंग बिल्कुल हक्का बक्का, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद वो शख्स मेरे कमरे में, और जिसे ये भी पता नहीं कि मैं किस कमरे में सोया हूँ। तो बड़ी हैरानी से स्टेर्लिंग ने पूछा, ये तुमने कैसे किया मैसिंग? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने बड़े आराम से किया। मैंने सिर्फ अंदर आने के बाद एक ही नाम लिया। मैंने कहा कि मैं बेरिया हूँ और हर गार्ड मुझे झुक के सलाम किए और मुझे किसी ने रोका नहीं। बेरिया वहां के सबसे बड़ा अफसर था और स्टेर्लिंग के बाद बेरिया के पास सबसे ज्यादा पावर था। अब स्टेर्लिंग ने कहा, ठीक है, अब तुम आराम से रसिया में रह सकते हो। स्टेर्लिंग को यह भी लगा कि इस अजूबे आदमी को जंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि दुश्मन देश के एक जहाज पायलट बम गिरा रहा है तो उसके दिमाग में घुस के ये उसको कहेगा कि अपने ही देश में गिरा दो, और बाद में जंग के दौरान इसका इस्तेमाल किया भी गया। एक बार स्टेर्लिंग ने मैसिंग को पूछा कि तुम्हारी मौत कब होगी? मैसिंग ने कहा था, आपकी मौत के बाद, और ये भी सच हुआ। इसी दौरान गांधी जी भी मैसिंग से प्रभावित थे। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी प्रभावित थे। एक बार आइंस्टाइन और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, सिग्मा फ्रायड। वियना में इत्तेफाक से इन दोनों की मुलाकात मैसिंग से होती है। सिग्मा ने मैसिंग से कहा कि अपना कुछ जौहर दिखाइए, ये बताइए कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूँ। मैसिंग ये सुन के कमरे से बाहर गया और एक चिमटी लेकर आया और आइंस्टाइन के मूंछ की बाल उखाड़े और सिग्मा के हाथ में दे दिया। बोला कि आपकी ख्वाहिश यही थी। ये देखकर सिग्मा चौंक गया और कहा कि हाँ, मेरी यही ख्वाहिश थी। और आइंस्टाइन भी बड़े प्रभावित हुए। 75th बर्थडे से पहले वो बीमार पड़ा और जब अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं इस जगह पर वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं लौटूंगा, और वो भविष्यवाणी भी सही हुई। आज भी रसिया में उल्फ मैसिंग से जुड़े तमाम चीजें संभाल कर रखे गए हैं और रिसर्च भी होते रहते हैं। हिटलर के बारे में भविष्यवाणी भी सही रही। तो ये थी उस दिमाग की कहानी जिस दिमाग की रहस्य पर आज भी पूरी तरह से पर्दा हटा नहीं है। दुनिया के कुछ रहस्यमय इंसानों की जब भी बात होगी तो उल्फ मैसिंग का नाम जरूर लिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।